वेलकम टू माय चैनल। आई एम शोमजीत और आज हम फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम को डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम के पोएट है स्टीवन स्पेंडर, जिन्होंने इस पोएम में सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी के बारे में मेनली बताया है। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। Far, far from dusty waves, this children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pillow, the tall girl with a weighed down head, the paper-steaming boy with rat's eyes, the stunned unlucky hire of twisted bones, reciting a father's not disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted sweet and young, his eyes with a dream of squirrel's game in tree room other than this. पहले स्टैंजा में पोएट ने एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के बच्चों के बारे में बताया है। वो बता रहे हैं कि इस क्लास में रूटलेस वीट की तरह बच्चे हैं, जिसमें एक टॉल गर्ल है जिन्होंने अपना सर झुकाया हुआ है अपने डेस्क के ऊपर। तो ये वेट डाउन है दो कारणों की वजह से हो सकता है। एक हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा हो सकता है कि वो बहुत थकी हुई है, फटीग है, इसीलिए वो बहुत टायर्ड है, इसीलिए वो रेस्ट करना चाहती है। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, बिकॉज ये एक स्लम एरिया के बारे में डिस्कस किया है, और स्लम एरिया में क्या होता है, नॉर्मली पेरेंट्स अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, तो बहुत टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है घर के बारे में। फिर पोएट ने एक पेपर सीमिंग बॉय के बारे में बताया है विद रैट साई। अब पेपर सीमिंग बॉय मतलब बहुत ही पतला है, बहुत ही माल नरिश्ड है, और रैट साई मतलब रैट साई क्या दर्शाता है कि वो इधर उधर कुछ खोज रहा है, जैसे कि चूहा कभी मतलब इधर उधर खोजते रहता है ना खाने के लिए, तो वैसे ही वो लड़का भी शायद खाने के लिए इधर उधर देख रहा है। देन कहा गया है एन अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज। अब देखो यहाँ पर एक आयरोनिकल स्टेटमेंट है, अनलकी हायर। हायर नॉर्मली हम लोग किसी स्पेशल मतलब जैसे कि कोई किंगडम में कोई राजा का जो बेटा है वो उसे हायर कहा जाता है, जो कि वो अपने फादर की जो सिंहासन है उसको वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर अनलकी हायर कहा गया है, मतलब उस लड़के ने अपने फादर से एक डिजीज को कैरी फॉरवर्ड किया है, वो है रिकेट, जिसकी वजह से उसका बोन्स जो है वो ट्विस्टेड है। देन फिर लास्ट में एक लड़की के बारे में बोला है जो कि लास्ट बेंच में बैठा हुआ है, और कोई वो अननोटिस्ड है, वो बहुत ही स्वीट है, यंग है, और वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। तो वो बाहर देख रहा है, क्लासरूम के बाहर, क्लासरूम में उसका ध्यान नहीं है, वो क्लासरूम के बाहर देख रहा है कि स्क्विरल खेल रहे हैं, फिर वो पेड़ को देख रहा है। मतलब इस लाइन से हम ये पता चलता है कि क्लासरूम में कुछ भी ऐसा मतलब फोकस करने लायक या फिर कंसंट्रेट करने लायक कुछ हो नहीं रहा है, तो इसीलिए मतलब सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, झांक रहे हैं, मतलब किसी का कोई अटेंशन नहीं है क्लासरूम की तरफ। और जैसे कि फार फार फ्रॉम डस्टी वेव्स कहा गया है, तो इस पूरे स्टैंजा में कहीं ना कहीं पोएट ने उस मिजरेबल कंडीशन को, उस पैथेटिक कंडीशन को दर्शाने की कोशिश की है। जैसे कि रूटलेस वीट कहा गया है। रूटलेस वीट, वीट क्या होता है, एक अनवांटेड प्लांट होता है, या फिर मतलब जो कि रहता है कि कोई उसका परवाह नहीं करता है, और वहीं पे अगर कोई अच्छा फ्लावर होता है तो उसका केयर किया जाता है, मतलब लोग उसको अपने घर में रखते हैं। लेकिन वीट क्या होता है, वो अनवांटेड होता है, वो एक साइड में पड़ा रहता है, उसको कोई नहीं देखता है। सेम इन बच्चों का कंडीशन भी है कि कोई इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशन, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belt flowery, Tyrosol Valley, open-handed map awarding the world its world. And yet, for these children, this window's not this map, their world, where all their future painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of the world. अब
इस सेकंड स्टैंजा में पोएट क्लासरूम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि सार क्रीम वॉल। अब यहाँ पे सार क्रीम वॉल क्या दर्शाता है, ये डिकेइंग एस्पेक्ट शो करता है, सिग्निफाई करता है वॉल का डिकेइंग एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि मतलब जैसा कि ये स्लम एलिमेंट, जैसा कि पहले स्टैंजा में कहा गया था कि बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है, वैसे ही यहाँ के क्लासरूम का भी बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है, जो कि मतलब धीरे धीरे वहाँ के वॉल्स जो है बहुत ही पेल हो जा रहे हैं, बहुत ही मतलब खराब हो जा रहे हैं, टूट फूट जा रहे हैं, ऐसा कंडीशन है। फिर यहाँ पर कहा गया है एक शेक्सपियर का पिक्चर है वहां पर। फिर वहां पर एक ओपन हैंडेड मैप है जिसमें वैली के बारे में दिखाया, वैली को डिस्क्राइब किया गया है, वहां पे बहुत ही अच्छा वर्ल्ड दिखाया गया है। फिर वहां पे क्या गया है, विद ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। अब यहाँ पर देखो आयरॉनिकल क्या है कि उस क्लासरूम के वॉल पर जो मैप था, वो जो डिस्क्राइब कर रहा था, यहाँ पे दिया गया है कि दिस मैप्स ऑफरिंग देयर वर्ल्ड। अब वो मैप में जो है बहुत ही अच्छा अच्छा मतलब वैलीज दिखाया गया है, ग्रीनरी दिखाया गया है, जो कि एकदम ही ऑपोजिट है वहाँ के वो स्लम एरिया के, अगर स्लम एरिया से अगर कंपेयर करें तो। क्योंकि जैसा कि वहां पे लास्ट लाइन में कहा गया वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। अब यहाँ पे पेंटेड विद अ फॉग ये सिग्निफाई करता है कि उनका उनका जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उनका जो लाइफ का सिचुएशन है, वो बहुत ही फॉग की तरह बहुत ही अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं है उसमें। फॉग से हम लोग ये भी समझ पाते हैं कि वो जो ब्राइटनेस है, वो जो रेडियंस है लाइफ का, वो जो जॉयफुलनेस है, वो सभी मिट चुका है और वो एकदम से वैनिश हो चुका है उनके लाइफ से। फिर वहां पर कहा गया है अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। अब लेड स्काई का मतलब क्या था, लेड एक बहुत ही, अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो लेड बहुत ही हैवी मेटल होता है। वैसे ही उनका जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो भी बहुत भारी पड़ चुका है उनके ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने पहले स्टैंजा में देखा कि वो लड़की ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसका सर झुक चुका है, वेट डाउन दिया गया है। वैसे ही बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारे मिजरेबल कंडीशंस की वजह से उनका भी जो स्काई है वो भारी हो चुका है। और यहाँ पे कहा गया है फार फार रिवर केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि स्टार्स को जैसे कि स्टार्स बहुत ही दूर है और उसे टच नहीं किया जा सकता है, वैसे ही ये जो बच्चे हैं वो भी उस वर्ल्ड को ना महसूस कर सकते हैं, ना कि टच कर सकते हैं, जो कि उनके क्लासरूम के वॉल में मैप में दर्शाया गया है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. On this slag heap, these children were skins pipped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All their times and space are foggy slum, so blot their maps with a slum as big as doom. अब इस स्टैंजा में भी पोएट ने उस क्लासरूम के वॉल के बारे में कहा है और मॉक किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर इज विकेड। अब शेक्सपियर विकेट क्यों? क्योंकि शेक्सपियर का पिक्चर एक ऐसे, जैसा कि पोएम का टाइटल है एलिमेंट्री स्कूल। अब एलिमेंट्री स्कूल का मतलब क्या होता है कि मतलब छोटे लेवल का मतलब क्लासेस जिसमें होते हैं, राइट। उस क्लास में ऑब्वियसली शेक्सपियर के स्टोरीज वगैरह तो पढ़ाए नहीं जाते, शेक्सपियर के प्लेस वगैरह के बारे में पढ़ाए नहीं जाते, तो एक कहीं ना कहीं बहुत ही अनमैनेज्ड है। मतलब क्लासरूम को जस्ट मतलब ऐसे ही, मतलब जिन्होंने भी इस चीज को डिजाइन किया है उन्होंने एकदम कोई ख्याल नहीं रखा है, बस ऐसे ही लगाना था लगा दिया। वैसे ही थी मैप और बैड एग्जांपल, जैसा कि मैंने लास्ट स्टैंजा में बताया कि मैप में बहुत ही अच्छा अच्छा दर्शाया गया है, मतलब एक अच्छा वर्ल्ड दर्शाया गया है जो कि बहुत टेम्पटिंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फील देने का कोशिश करता है वो बच्चों को, लेकिन वो एकदम ही ऑपोजिट है। और बैड एग्जांपल इसलिए भी है क्योंकि वो मैप जो है वो काइंड ऑफ अनफेयर है। अनफेयर क्यों है? बिकॉज उस मैप में
उन स्लम एरिया के बारे में तो है ही नहीं, वो कंप्लीटली वैनिश है। वो स्लम एरिया का तो कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। उसमें दिखाया गया है बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स, मतलब अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई है। और उन चीज तो यहाँ यहाँ पर एक काइंड ऑफ इनइक्वालिटी आ जाती है, और एक काइंड ऑफ एक सोशल इनजस्टिस आ जाता है कि मतलब एक काइंड ऑफ सेपरेशन है, इनइक्वालिटी है। उनके बारे में नहीं दिखाया गया, बस अच्छी अच्छी चीजें ही दिखाई गई है। फिर यहाँ पे हमारा फॉग टू एंडलेस नाइट्स, जैसे कि मैंने कहा फॉग के बारे में कि उनका जो लाइफ है बहुत ही अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं है उनमें। फिर उन बच्चों के बारे में भी थोड़ा कहा गया है कि ऑन दिस स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन पिप थ्रू बाय बोन्स। तो यहाँ पे ये भी देखा कि बहुत माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की बहुत कमी है उनमें, पॉवर्टी है, खाने उनको अच्छा खासा मील नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत बुरा है। उनका जो मतलब स्किन पीप थ्रू बाय देयर बोन्स, मतलब बोन्स दिख रहे हैं, मतलब एकदम ही वेट उनका कम हो चुका है। फिर जो उनका स्पेक्टैकल्स है, स्पेक्टैकल्स भी वो अच्छे कंडीशन में है। मेंडेड ग्लास मतलब टूटे फूटे ग्लास, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। तो ऐसा ही है। फिर सो ब्लॉट द मैप विद स्लम एज बिग एज डूम। अब डूम, बिग एज डूम तो इतना बड़ा है नहीं, स्लम उन लोग का छोटा सा स्लम है, एक कॉर्नर में फिट किया गया है। और उस एलिमेंट्री क्लासरूम में भी वैसा खास कोई एजुकेशन नहीं है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं है वहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, दिस मैप बिकम्स द विंडो, एंड दिस विंडोज that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books and white and green leaves. Open history there, those whose language is the sun. सो लास्ट लाइन में, लास्ट स्टैंजा में पोएट ने एक होप, एक रिक्वेस्ट टू दी हायर अथॉरिटीज को पेश किया है। वो कह रहे हैं कि अनलेस दी गवर्नर, जैसे कि हायर अथॉरिटी से गवर्नर हुए, इंस्पेक्टर हुए, और या फिर जो इलाइट सोसाइटी के लोग हैं वो अगर सामने आकर हेल्प ना करे, तब तक इनका जो स्लम है या फिर इनका जो दुनिया है उतने में सिमटा रह जाएगा। तो पोएट चाहते हैं कि एक काइंड ऑफ एक ब्रिज बने। वो ब्रिज सिर्फ और सिर्फ वो जो अपर, जहाँ यहाँ पे जैसे कि एक इनइक्वालिटी है, यहाँ पर एक क्लास डिस्क्रिमिनेशन, तो वो जो हायर क्लास के जो लोग हैं वही लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो ब्रिज क्रिएट करके एक इक्वालिटी ला सकते हैं, जिससे ये बच्चे जिनमें पोटेंशियल बहुत है, इनको अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो इनमें इतने पोटेंशियल्स है जो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर कहा गया ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब यहाँ पर वही जैसे कि ब्रिज बनाकर, मतलब एक इक्वालिटी लाकर उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उन्हें एक चांस दिया जाए, जिससे वो भी स्लम एरिया से निकलकर ग्रीन फील्ड्स में वो ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जी सके। राइट। सो इसी के साथ पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। सो एक्सप्लेनेशन को खत्म करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पोएटिक डिवाइसेस है उनको मार्क कर लो। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है लाइक रूटलेस बिट, जो कि एक सिमिली है। देन कम्स पेपर सेविंग बॉय, जो कि एक मेटाफर है। देन सेकंड स्टैंजा में आती है फ्यूचर पेंटेड विद द फॉग, जो कि एक मेटाफर है। यहाँ पर लेट स्काई जो है ये भी एक मेटाफर है। थर्ड स्टैंजा में स्पेक्टेकल्स ऑफ जो स्टील है वो एक एलिटरेशन है। Then like bottle beats on stone, ये जो है ये एक सिमिली है। Then last stanza में आते हैं, यहाँ पर lives like catacombs जो है ये एक सिमिली है, और break open till they break, यहाँ पे जो 3 बार ब्रेक है ये एक रिपीटेशन है। सो इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। बहुत ही जल्द इसके नोट्स भी आ जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समरी के साथ चैप्टर एनालिसिस रहेगा उसमें। सो आई होप पसंद आया हो। तो तब तक के लिए कीप लिविंग, कीप लर्निंग, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।